तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री, जिसका चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज और महाजनपद। तो इनका हम लोग शॉर्ट्स में नोट्स देखेंगे और इनके बाद इनके वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिनसे आपको ये होगा कि एग्ज़ाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे उनको बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसमें मेन पॉइंट्स के ऊपर मैंने फोकस किया है, जिससे ये होगा कि आपको इस चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स दिमाग में रह जाएंगे। तो 600 ईस्वी पूर्व से भारत में महाजनपद का क्या हुआ, उदय हुआ। इसके बाद क्या हुआ, नगरीकरण हुआ यानी शहरीकरण हुआ, कृषि का विस्तार हुआ और व्यापार का विकास हुआ। जैसे महाजनपद आए, सत्ता गया हाथ में, तो नगरीकरण होना स्टार्ट हुआ, कृषि में विस्तार हुआ और व्यापार का विकास होना स्टार्ट हो गया। ये कब से, 600 ईस्वी पूर्व से। इस काल में राजनीति, सत्ता, सामाजिक जीवन और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो हड़प्पा सभ्यता था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी। शासन व्यवस्था कैसा था उनका कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है, उनका कोई प्रूफ नहीं है। और यहाँ तक कि उस समय के कोई भी लिपि को पढ़ा ही नहीं गया तो हमें पता क्या चलेगा। अब बात करते हैं प्रारंभिक राज्य के बारे में, जो कि महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो इतिहास में टोटल 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रमुख जो महाजनपद था उसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाजनपद के कोई 3-4 नाम बताए, तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती। और कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। और इनमें अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात किया जाए तो सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। तो ये भी आपसे सवाल हो सकता है कि सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, मगध। महाजनपद में शासन का व्यवस्था क्या था, तो कहीं राजतंत्र था यानी राजा का राज। राजतंत्र का मतलब क्या, राजा वहाँ पे शासन करते थे। जहाँ पे राजा का शासन हो उसको क्या बोलेंगे, राजतंत्र। कुछ समय पहले अगर 2005 की बात करें तो नेपाल में भी राजा का राज चलता था। और कहीं गणतंत्र, तो शासन व्यवस्था 2 टाइप से चल रहा था, राजतंत्र यानी राजा का और गणतंत्र, जिसके अंदर सभा और परिषद के अधीन सत्ता था, यानी निर्णय इसमें राजा नहीं ले सकते थे। और जिसमें राजतंत्र था उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ फैसला कौन करते, राजा करते, और शासन भी राजा के हाथ में था। इनके बाद बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का अगर विकास हुआ तो बिहार से हुआ है, बिहार के पटना से। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना करने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने कब किया था, 321 ईस्वी पूर्व इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की, और ये हमारे बिहार में हुआ था, पटना में। तो इससे पॉइंट्स बनता है हमारा कि मौर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था, तो 321 ईस्वी पूर्व में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना आदि का विवरण देता है। तो जो कौटिल्य कर व्यवस्था प्रशासन, कौटिल्य जो है इनका जो बुक है उसके अंदर हमें अर्थशास्त्र, प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना आदि का विवरण मिलता है। अब अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक राज किया। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और इनके साथ साथ उन्होंने किस धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का। अब बात करते हैं इस शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में शासक और सत्ता के बीच में किस तरह था। तो राजा को धर्म और प्रजा का पालन का दायित्व था। प्रशासनिक ढांचा किस तरह से था, जैसे आज के समय में क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री। तो इस समय में किस प्रकार से प्रशासनिक स्ट्रक्चर था, उसमें राजा होते थे, मंत्री परिषद और अधिकारी होते थे। उनका जो काम था टैक्स वसूलना यानी कर वसूलना, कानून व्यवस्था का ध्यान रखना, सेना पे कंट्रोल करना, सेना पे नियंत्रण करना। इन लोगों का धार्मिक आधार भी सत्ता का वैधकरण, जैसे अशोक के शिलालेख। तो धार्मिक आधार भी जो था ये राजा जिस तरह से मानते थे उसके अनुसार आपको चलना होता था। अशोक क्या किए, जब बौद्ध धर्म अपनाए तो ये युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति का मार्ग अपना लिए, और इन्होंने काफ़ी सारे शिलालेख लिखवाए, अपना कुछ नियम बनाए। उस नियम को अशोक का धम्म कहा जाता है। आगे चल के हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला है नगरों का विकास। तो हर एक राजा जो होते हैं जब अपने समय में होते हैं तो वो नगर का विकास करते हैं। जैसे आज के समय में मान लीजिए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, देश के अंदर जो शहर है या जो भी छोटे छोटे शहर हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते हैं। तो ये राजा के समय में भी होता था। तो इस काल में यानी
मौर्य काल में नगरों और व्यापारिक केंद्रों का विस्तार हुआ। इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल जो शासन काल था उस समय में क्या सब हुआ, पाटलिपुत्र, और ये चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं तो ये मौर्य वंश की बात आप समझिएगा। मौर्यकालीन, ये जिस समय की हम बात कर रहे हैं ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं। उस काल में क्या क्या हुआ, चंद्रगुप्त सबसे पहले स्थापना किया, इनके बाद किसके हाथ में गया, अशोक। तो अशोक ने क्या क्या किया उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रमुख नगर में जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और मथुरा, ये मौर्यकालीन प्रमुख नगर थे। और नगर में क्या होता था, प्रशासन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था नगर। तो पाटलिपुत्र को माना जाएगा, कौशाम्बी को, उज्जैन को, मथुरा को। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन प्रमुख नगर कौन थे, उसमें कौन सब थे, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और मथुरा। और ये जो प्रमुख नगर थे इस नगर में क्या होता था, प्रशासन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधि का इनको केंद्र माना जाता था। अगला है कृषि और किसान। तो इस समय में जो खेती बाड़ी था वो मुख्य पेशा हुआ करता था लोगों का, खेती बाड़ी से अपना गुजर बसर करते थे। लोहे के हल से खेत जोतने का काम होता था। औजारों का उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब जो कर व्यवस्था था, टैक्स, जैसे आजकल हम लोग भी लगान देते हैं यानी ज़मीन का रसीद कटाते हैं, तो कर व्यवस्था था, भूमि कर देना होता था किसानों को। और ये किस तरह से लगता था, जो आप उसका ज़मीन है उसका 1/6 यानी छठा भाग राजा को देना होता था। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आपके पास 12 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, तो 12 कट्ठा ज़मीन है तो इसका 1/6 आपको देना पड़ेगा। तो 1/6 कितना हुआ, तो 6 दूनी 12, यानी 2 कट्ठा का आपका जो उपज होगा या वो दो या उनका रुपया दो, जो भी रुपया राजा ने फिक्स किया है उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो 12 कट्ठा में 10 कट्ठा का आपका उपजाओ और 2 कट्ठा आपको राजा को देना होता है। और ये सोचिए उस समय में सबसे बड़ा ये बोझ था किसानों के ऊपर में, जो ज़मीन के ऊपर उनको टैक्स देना होता था 1/6 पार्ट का। और ये बहुत बड़ा बोझ है। आज के समय में हम लोग को इतना नहीं देना पड़ता है। ज़मीन का रसीद आप कटाते हैं साल साल में, देखिए आपको कितना रुपया लगता है, 100 रुपया, 150 रुपया ज़मीन के हिसाब से, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोगों को आज के समय में नहीं देना पड़ता है। तो मौर्य काल में जो कर व्यवस्था था वो कैसा था, 1/6 पार्ट जो है यानी एक छठा भाग, ज़मीन का छठा भाग राजा को देना होता था। भूमि कर किस तरह से काम करता था, जो उपज होता था उसका 1/6 पार्ट जो है सालाना, ये वार्षिक लगता था, जो लिया जाता था किसानों से, यानी पूरे वर्ष की कृषि उपज का छठा भाग राज को देना पड़ता था, यानी राजा को देना पड़ता था। याद रखिएगा कि मौर्य काल के बाद भी ये कर लागू रहा, यानी कि मौर्य काल में उन्होंने 1/6 वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था, नियम बनाया था ज़मीन के ऊपर टैक्स लेने का, ये नियम मौर्य काल के बाद भी जो शासन चला उनमें भी ये नियम लागू था। इसको क्या किस नाम से जानते थे, भाग कर या शुल्क भी कहा जाता है। जो 1/6 ज़मीन के ऊपर भू लगान लेता था इनको भाग कर या शुल्क भी कहते थे। अब टैक्स कैसे लिया जाता था, या तो पैसा लेता था नगद में या अन्य, इन दोनों में से किसी एक रूप में राजा टैक्स लिया करते थे, यानी राज्य को किसान को देना होता था। किसानों को शासकों और जमींदारों को कर देना पड़ता था। सामाजिक जीवन कैसा था, तो समाज में विविध जातियां और वर्ग उस समय था, अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग। जैसे श्रमिक हो गया, कोई मान लीजिए पेशे से शिक्षक भी होता था, कोई पुरोहित, कोई वकील, कोई डॉक्टर। उस समय में डॉक्टर तो नहीं कर सकते, वैद्य कर सकते हैं, उस समय के समय की बात कर रहे हैं। तो ग्राम स्तर पर प्रधान और पंचायत की भूमिका होती थी। जैसे आज के समय में हम लोग का पंचायत होता है, गांव का प्रधान मुखिया होता है, इसी तरह से उस समय भी चला आता था। स्त्री की जो स्थिति थी सीमित थी, स्त्रियों की कोई खास भूमिका नहीं थी उस समय में मौर्य काल में, लेकिन भूदान या धार्मिक कार्य का उनको अधिकार था। वो भूदान कर सकता, अपना ज़मीन का दान कर सकता है, या धार्मिक कार्य में वो भाग ले सकती है। भूमि दान और ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार था, तो भूमि दान शासक वर्ग के द्वारा मठ या ब्राह्मण को दिया जाता था, यानी जो राजा होते थे उस समय के, वो अपना ज़मीन जो है मठ को या ब्राह्मण को वो दान में देते थे। गांव में कृषि, शिल्प और व्यापार आपस में जुड़े हुए थे। खेतीबाड़ी, शिल्प यानी हाथ से बनने वाले चीज़ और उससे होने वाला व्यापार, ये आपस में जुड़े हुए थे।
गांव आत्मनिर्भर इकाई थी मौर्यकालीन समय में। उस समय की संस्कृति और साहित्य की बात करें तो उस समय संस्कृत चलता था, प्राकृत भाषा और पाली, इनमें आपको साहित्य देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म में एक बौद्ध त्रिपिटक, जैन आगम संस्कृत ग्रंथों की जानकारी आपको मिलेगी। शिलालेख और अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं। शिलालेख इन द सेंस की शिलाओं पे लिखे गए लेख, अर्थात पत्थर पे लिखा हुआ लेख, ये सब जो है उस समय का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी वजह से हम आज जान पाते हैं कि उस समय में आखिर कैसा राज था, उस समय में कैसा शासन था, लोग कैसे जीते थे, उनके बारे में हमें यहीं से जो है जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में बौद्ध त्रिपिटक कहा जाता है। इसका अर्थ होता है 3 पिटक, अर्थात 3 टोकरी या भाग। ये बौद्ध धर्म का जो है मुख्य ग्रंथ का संग्रह है। जैसे अलग अलग ग्रंथ के जो संग्रह होते हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मान के चलिए गुरु नानक जी के जितने भी ग्रंथों का संग्रह है उसको क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। और ये गुरु नानक जी जो हैं सिखों के प्रथम गुरु हैं। अगला बात करते हैं, ये जो है पाली भाषा में संकलित था, यानी लिखा गया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा, नियम और दर्शन को व्यवस्थित रूप में इसमें रखा गया है। यानी जो त्रिपिटक है इसको किस भाषा में संकलित किया गया, यानी लिखा गया है पाली भाषा में। इसके अंदर बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, नियम है और दर्शन, उसको व्यवस्थित रूप से इसमें रखा गया त्रिपिटक में। बौद्ध त्रिपिटक का मतलब है उसके नियम, उपदेश और दर्शन का संग्रह, उन्हीं को क्या बोलेंगे? बौद्ध त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का क्या माना जाता है? आधार। अब इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक भारत की जो राजनीतिक शक्ति, कृषि उत्पादन, नगर और व्यापार का विस्तार हुआ। यह काल भारतीय इतिहास में प्राचीन साम्राज्य और सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब इनके ऊपर हम लोग वन लाइनर नोट्स को देखते हैं, जिनसे ये होगा कि आप ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी इजीली बना सकते हैं। जैसे महाजनपद की कितनी संख्या थी? तो 16 टोटल। अगर आपसे पूछेंगे कि कुल महाजनपद कितने थे, तो कुल महाजनपद कितने थे? तो जवाब होगा 16। प्रमुख महाजनपद कौन सब था? मगध, वत्स, कौशाम्बी, अवंती। शासन के कितने रूप थे? तो 2 रूप थे, राजतंत्र और गणतंत्र। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। मगध का उदय, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। कारण क्या था? उर्वर भूमि था, लोहे की खान था, हाथियों की उपलब्धता था। राजधानी कहाँ था? तो पहले राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या पाटलिपुत्र। पहले राजगिरी था, बाद में पाटलिपुत्र हो गया। मौर्य साम्राज्य तो 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया। कौटिल्य का जो ग्रंथ है उस अर्थशास्त्र है। अशोक कलिंग के युद्ध के बाद जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, इनके बाद धम्म नीति अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया और वो शांति के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कसम खा लिया कि अब हमें कोई युद्ध नहीं करना, मारकाट नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, अहिंसा के रास्ते पे चलना स्टार्ट हो गया। अशोक के आदेश कहाँ पे लिखवाए गए थे? शिलालेख और स्तंभों पर। प्रशासन और सत्ता का क्या व्यवस्था था? तो राजा सर्वोच्च शासक हुआ करता था। शासन में कौन कौन भाग लेते थे? मंत्री, अधिकारी और सैनिक शामिल था। शासक अपनी सत्ता को धर्म से वैध ठहराते थे, यानी उनके अपने धर्म के अनुसार जो भी कानून या फैसला लेना होता था उसके हिसाब से वो सोचते थे। नगर का व्यवस्था कैसा था? तो प्रमुख नगर क्या था? पाटलिपुत्र, मथुरा, कौशाम्बी, उज्जैन, ये सब प्रमुख नगर था। इस समय में विदेशी यात्री भी आए थे, मेगास्थनीज, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। भारत में रोमन साम्राज्य को निर्यात भी ये लोग करते थे। उस समय में मसाला करता था रेशम और हाथी का दांत। कृषि और किसान का स्थिति कैसा था? तो मुख्य पेशा उस समय का कृषि हुआ करता था। औजार कैसा था? तो लोहा का हल और औजार था। भूमि कर कितना देना होता था? उपज का 1/6 हिस्सा। ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसानों पर कर और जबरन श्रम का बोझ था। ये जो उनको देना होता था ना, ये जबरदस्ती। भूमि दान और ग्राम की व्यवस्था कैसी थी? तो शासक जो है भूमि दान कर सकते थे। किनको? ब्राह्मण और मठ को। भूमि दान शिलालेख, धार्मिक संस्थाओं की शक्ति का प्रमाण मिलता है। जब कभी भूमि दान किया जाता था,
भूदान किया जाता था तो उसको लिखाया जाता था किसी शिलालेख के ऊपर में, जिनके ऊपर हमें ये जानकारी प्राप्त होता है कि वो किस धार्मिक चीज़ के लिए दिया गया था, किस संस्था को दिया गया था, उनका वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। गांव की मुख्य इकाई क्या थी? ग्राम सभा और प्रधान। सामाजिक और सांस्कृतिक कैसा व्यवस्था था? समाज जो था जाति पर आधारित था। स्त्री का अधिकार सीमित था। भाषा कौन कौन प्रमुख था? तो संस्कृत, पाली और प्राकृत। मुख्य स्रोत उस समय का क्या था? त्रिपिटक, जिससे हमें जानकारी मिलती है। जैन आगम, अर्थशास्त्र और शिलालेख, इनसे हमें इस समय की समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो ये जो काल था इसमें राजनीति, एकता, नगरीकरण और कृषि का विस्तार युग माना जाता है। और इतिहास के स्रोत क्या क्या थे? अभिलेख, ग्रंथ और विदेशी यात्री और उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।